सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरिया, डायरिया जो है वो इसमें देखो कुछ आयुर्वेद संबंधी बात भी कहीं कहीं डायरिया दी है। वैसे अतिसार बहुत सारा दिया हुआ है, अतिसार हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो अतिसार तो आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो अतिसार के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे ही, साथ में कुछ बच्चों के डायरिया के बारे में भी ये सब बताया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ अतिसार एंड शूल इन द इन्फेंट्स, एक श्लोक आप देख रहे हैं अष्टांग संग्रह का, क्या क्या देना चाहिए उसके लिए इन्होंने दिया हुआ है कि भाई बिल्व, पेशी, गजकड़ा, लोध्र इत्यादि सब देने की बात करी है शिशु को, ठीक है। छौद्र से लीड कराना चाहिए। तो सब अतिसार बहुत सारा दिया है, पर शिशु का अतिसार या बाला अतिसार नहीं एग्जैक्टली आया है। अष्टांग संग्रह ने जरूर बोला हुआ है एक जगह पे, तो इसलिए हम लोग जो है उसको पढ़ते हैं, है ना। और शिशु अतिसार या बाला अतिसार के बारे में आगे हम बढ़ेंगे। एक्यूट डायरिया संबंधित, एक्यूट डायरिया इसमें जो है मनीषा साहू को क्या हो गया भाई? Why she has raised her hand? तो ट्रीटमेंट ऑफ द अतिसार ये सब दिया। एक्यूट डायरिया इज अ लीडिंग कॉज ऑफ द अंडर 5 मोर्टेलिटी इन द इंडिया। 5 साल के कम बच्चों में एक्यूट डायरिया बहुत होता है। एक्यूट डायरिया इज पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल फॉर एट लीस्ट 3 टाइम्स इन अ 24 आवर पीरियड। देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरिया इज द पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल एट लीस्ट 3 टाइम्स इन अ 24 आवर पीरियड। अगर पानी जैसा स्टूल दिन में 3 बार मिनिमम और 24 घंटे में, तो फिर आप समझिए दिस इज डायरिया, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कई बार क्या छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को डायरिया होता है, या फिर इन्फेंट्स जो स्टूल जिनको होता है तो वो वाटरी स्टूल जैसा ही थोड़ा सा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का रहता है, तो पेरेंट्स को लगने लगता है दैट दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो ऐसा आपको उनको कंसोल करना है कि नहीं, दिस इज नॉट डायरिया एक्चुअली। ये हो सकता है कि बच्चे को जो है, लेकिन देखो वाटरी उसमें जो है रखी हुई है बात। अभी ये वाला पॉइंट और क्लियर करेगा that recent change in the consistency of the stool is more important than the frequency। उन्होंने कहा भाई जिन mainly what the change is the recent consistency, मतलब जो स्टूल का कंसिस्टेंसी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज कंसिस्टेंसी। तो याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी में कई बार क्या होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी कई बार जाता है, इसलिए हमको जो है कंसिस्टेंसी ज्यादा ध्यान में रखनी है। Mothers usually provide the useful history. Types of diarrheal diseases. For 4 clinical type of diarrhea have been explained under the underlying pathology and altered physiology, ठीक है। तो पैथोलॉजी और अल्टर्ड चेंज इन फिजियोलॉजी के हिसाब से 4 टाइप का डायरिया इन्होंने बताया। एक्यूट वाटरी डायरिया स्टार्ट सडनली एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल आवर्स और डेज। द मेन डेंजर इज डिहाइड्रेशन एंड द वाटर लॉस में अगर इफ द फीडिंग इज नॉट कंटिन्यूड। तो इन्होंने कहा भाई कि एक तो सडन होता है इसीलिए इसका नाम एक्यूट है, कंटिन्यूस फॉर सेवरल आवर्स और डेज भी हो सकता है। द मेन डेंजर इज डिहाइड्रेशन, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ फ्लूइड है। तो वेट लॉस में अगर इफ द फीडिंग इज नॉट कंटिन्यूड, बहुत अगर आपने फीडिंग प्रॉपरली नहीं कराई तो वेट लॉस भी हो सकता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया, उसको जो है डिसेंट्री भी बोला गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कॉजल एजेंट भी दूसरा होता है। तो उसके बाद इज अ सिमिलर टू एक्यूट वाटरी डायरिया एक चीज, बट एसोसिएटेड विद ग्रॉस ब्लड इन स्टूल। देखिए ग्रॉस ब्लड इन स्टूल है, इंटेस्टाइनल डैमेज, सेप्सिस, माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन आर द कॉमन फाइंडिंग्स। मतलब जो कॉजल एजेंट है वो साथ में इंटेस्टाइनल डैमेज भी करेगा, सेप्सिस भी उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। माल नरिशमेंट भी हो सकता है, और डिहाइड्रेशन जो है वो, ये सारी चीजें कॉमन फाइंडिंग्स। तो इसमें मेन चीज क्या है, वो हमारी है ग्रॉस ब्लड इन स्टूल। देखो ये मेन चीज है। परसिस्टेंट डायरिया यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाला डायरिया, इसका भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट एज एन एक्यूट वाटरी डायरिया एंड लास्ट फॉर 14 डेज और लॉन्गर, 14 दिन या उससे ज्यादा। द मेन डेंजर इज माल न्यूट्रिशन। देखो इसका मेन डेंजर है माल न्यूट्रिशन, क्योंकि धीरे धीरे जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस होंगे। सीरियस नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन में ऑल्सो अकर, ठीक है। इन्होंने कहा भाई इंटेस्टाइनल
नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको सीवियर माल न्यूट्रिशन हुआ, देखो ये एक डिफरेंट टाइप का डायरिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 डायरिया 3 डायरिया जो आपने पढ़े, एक्यूट, क्रॉनिक और जो आपका ब्लडी डायरिया है, उनसे अलग ये डायरिया है जिसको मैरास्मस या क्वाशियोरकोर हो रखा है, उसको अगर ये डायरिया होता है देन इट इज द डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड रिस्क ऑफ द सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन, ठीक है, उसको सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन, हार्ट फेल्योर, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। तो ये सीवियर कुपोषित जो बच्चा है उसको यूजुअली डायरिया होती है जिसका लगातार विटामिन और मिनरल का लॉस या न्यूट्रिएंट का लॉस होता रहता है, साथ में डिहाइड्रेटेड रहता ही भी है वो। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्फेक्शियस डायरिया। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, मेन थिंग इज दैट आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन द कॉम्प्लिकेशंस आर माल न्यूट्रिशन एंड डेथ, ठीक है। कहीं कहीं जो है बात होती है, दूसरी लाइन में लिखा हो कि डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो कॉम्प्लिकेशन इज माल न्यूट्रिशन एंड डेथ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये बात बड़े ध्यान से पढ़ने वाली है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन डिस्टर्बिंग द, एक मिनट कुछ, ये देखिए, सेवरल डेथ्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द malnutrition consequences टू अ सीरीज ऑफ डायरियल एपिसोड्स। बहुत लंबा अगर डायरिया हो रहा है तो malnutrition होगा और बहुत लंबा डायरिया होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, जस्ट अ मिनट, लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड वेइंग 7 kg। ये देखिए बड़ी बात है कि एडल्ट से जो हमारा बच्चा है वो कैसे अलग होता है। ये वो बता रहा है कि अगर 7 किलो के बच्चे में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है 1 लीटर अगर जो है फ्लूइड निकला तो 15% ऑफ बॉडी वेट लॉस होगा, और जो 70 किलो का आदमी है उसका सिर्फ 1.47% ऑफ वेट लॉस होगा अगर हमने 1 लीटर का निकाला। उसका कारण क्या है कि भले ही देखने में अंतर हो एक 70 किलो और 7 किलो के आदमी में, बट जो इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया होता है वो एक बराबर होता है। इसलिए अगर सेम सरफेस एरिया से बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है एडल्ट और इन्फेंट में, तो वो कंपैरेटिवली बराबर होगा, लेकिन लॉस दिखाई ज्यादा पड़ेगा बच्चे के अंदर क्योंकि उसका बॉडी मास कम है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा डिहाइड्रेट होगा एज कंपेयर टू एडल्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एक बार हाँ हाँ, इसको देखो क्या बताया गया है कि देखो बच्चा और बड़ा, आप एक एडल्ट और बच्चे को अगर आप देखेंगे तो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है और सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन है, वो एक बराबर रहती है, भले ही वो बच्चा हो या बड़ा। तो मेन बात यह आ जाती है कि अगर 1 लीटर ऑफ फ्लूइड बच्चे का और 1 लीटर ऑफ फ्लूइड बड़े का लॉस होता है, तो फिर जो लॉस है वो बच्चे में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एल्डर वन, बिकॉज जो बच्चा है उसका बॉडी मास इंडेक्स या फिर उसका वेट देखें तो वो कम है एज कंपेयर टू अ एडल्ट। तो वो जो लॉस 1 लीटर का हुआ है वो बच्चे में डिहाइड्रेशन ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू द एडल्ट वन। इसीलिए एक बच्चे के अंदर 15% ऑफ वेट लॉस हो जाता है, जबकि एक आदमी के अंदर 1.47% ही वेट लॉस होता है अगर 1 लीटर फ्लूइड का लॉस होता है तो, क्योंकि इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया एक बराबर होता है, लॉस जो हो रहा है वो एक ही बराबर हो रहा होता है, मतलब उस सरफेस एरिया लॉस होने के लिए सरफेस एरिया एक बराबर मिलता है, इसलिए छोटी चीज में डिहाइड्रेशन ज्यादा दिखने लगता है। दिस इज द थिंग, ठीक है। यस सर। हाँ, सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन डिस्टर्बिंग द अभी ये बोल रहा है कि अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपका खराब होने लगेगा
और एसिड बेस स्टेटस भी जो है वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। एसिड बेस स्टेटस ऑफ द बॉडी अकर्स इन 2 to 5% ऑफ ऑल केसेस ऑफ द डायरिया एंड मे बी फैटल, ठीक है। इफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आर नॉट रिप्लेस्ड, इन्होंने कहा भाई कि अगर बहुत डिहाइड्रेशन होगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट का और एसिड बेस बैलेंस भी कम होने लगेगा, और 2 to 5% केसेस के अंदर ये सारी चीजें फैटल भी हो जाती हैं, इसलिए टाइमली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दे देना चाहिए। while any infection in the associated while any infection is associated with higher morbidity and mortality in a malnourished child, diarrheal illness are the important contributors of the same। उन्होंने कहा भाई कि अगर किसी malnourished child के अंदर ऑलरेडी वो हो रखा है, कोई इलनेस हो रखी है और डायरिया भी हो जाता है, तो उसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी बढ़ सकती है एज कम, क्योंकि उसके अंदर डायरिया जो है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा करना लगेगा और डिजीज और ज्यादा वर्सन हो सकती है। ये आपने जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ये बताएगा, ये वीडियो को आप देखिए। आई थिंक इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, अब दिखाई पड़ेगा आपको, सुनाई भी पड़ेगा। Diarrhea is a common problem in children. While many causes are self-limited and benign, diarrhea can also be caused by serious conditions requiring investigation and treatment. Here are some important things to know. Diarrhea means having 3 or more liquid stools per day. Acute diarrhea has been ongoing for less than 2 weeks. Beyond that, it is considered chronic. Acute diarrhea is most commonly infectious. Most often it is related to viral gastroenteritis and does not require investigation. Care is supportive to ensure adequate hydration. Diarrhea can also be caused by bacteria or parasites from contaminated food or water. Stool cultures or microscopic analysis for parasites may be indicated. Some infections need to be reported to public health. Diarrhea caused by C. difficile may be acute or chronic. It usually starts as watery diarrhea, but it may progress to containing blood. Ask about risk factors for C. difficile, like previous antibiotic use, hospitalization, or PPI use. Testing for the presence of C. difficile toxin in stool is important as this requires treatment. Also, look out for diarrhea caused by medications like antibiotics, laxatives, and magnesium supplements. Removing these agents can resolve the diarrhea. While some infections cause chronic diarrhea, other causes are more common. There are 2 conditions not to miss. Inflammatory bowel disease can present with abdominal pain and watery or bloody diarrhea depending on anatomy affected. Weight loss, growth failure, extraintestinal manifestations such as oral ulcers, joint pain, rashes, or a positive family history may suggest IBD or celiac disease. Suspicion of either condition should lead to prompt referral for further investigation so as not to delay necessary treatment. Of course, there are more benign causes of chronic diarrhea in children that include dietary intolerance, like lactose, or functional diarrhea, often called toddler's diarrhea. These improve with dietary changes. देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है हमारे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो अभी पढ़ा है किस वजह से हो रहा है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायरिया पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत, हाँ बताओ सर। वो मेडिकेशन में एक्यूट डायरिया में लैक्सेटिव्स लिखा था। लैक्सेटिव्स जो है वो कभी कभी किसी जो सीधा है, समझ लो अगर कोई अगर मृदुकोष्ठी है तो उसको हमने अगर लैक्सेटिव दे दिया तो उसको एक्यूट डायरिया हो सकता है, पॉसिबल है ना। सर मेडिकेशंस में लिखा था। हाँ तो मेडिकेशंस में हो सकता है ना कि लैक्सेटिव्स जो है वो मतलब डायरिया। रीजन, अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलो तो पैथोलॉजी ऑफ द डायरिया है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना आप सभी लोग, है ना, ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ डायरिया लीडिंग टू द माल न्यूट्रिशन, कैसे? impaired intestinal absorption causes loss of macro and micronutrients। देखो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो लॉस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा,
ठीक है। स्पेशली जिंक का देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। यूरिनरी लॉस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अकर्स विटामिन ए, ठीक है, बेसिकली विटामिन ए लॉस होने लगता है। देयर इज इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म ड्यू टू इन्फेक्शन। अ चाइल्ड विद डायरिया ऑफन नॉट हंग्री। मेन चीज क्या होता है कि जिसको कैटाबॉलिज्म बहुत हो रही होती है जिसके शरीर में बिकॉज ऑफ डायरिया, तो वो ज्यादा उसको भूख लगती नहीं, तो चाइल्ड इज नॉट हंग्री। नॉट फीडिंग द चाइल्ड enough food during the diarrhea or even after the recovery for some days, and less emphasis on continued feeding during the diarrheal episode। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई क्यों थोड़ा सा चीजें बिगड़ जाती हैं। एक तो क्या है कि देयर इज इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म की वजह से बच्चे को भूख लगती नहीं है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि पेट की प्रॉब्लम है, पेट को आराम देना चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा फीडिंग कराते नहीं है। और डायरिया में लॉस हो रहा होता है तो लोगों को लगता है अरे पानी लॉस हो रहा है तो ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा पानी नहीं देने की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जो है लॉस हो जाता है और मालनरिश्ड हो जाता है बच्चा। ठीक है। एक्यूट डायरिया 70 to 80% एपिसोड्स ऑफ द डायरिया आर एक्यूट। रोटा वायरस, देखो आप रोटा वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। Enterotoxigenic E. coli accounts for the nearly half of the total diarrheal episodes among the children. रोटावायरस, इन्होंने दो बैक्टीरिया आपको दो कॉजल एजेंट्स बताया। एक तो रोटावायरस जो बहुत सारा डायरिया कॉज करता है, इसके अलावा बहुत सारे और डायरिया के वायरसेस जैसे नॉरवॉक वायरस, ठीक है, और इस तरह के रोटावायरस तो है ही है। ठीक, फिर ई कोलाई बैक्टीरिया में हो गया। इसके अलावा बहुत सारे कॉजल एजेंट्स डायरिया के होते हैं, एक्यूट डायरिया के। तो रोटावायरस इज more frequently isolated in the children with severe disease than those in the mild cases। तो इन्होंने बताया कि सीवियर डिजीजेस के अंदर रोटा वायरस ज्यादा मिलता है। कॉलरा अकाउंट्स फॉर 5 to 10% केसेस। इट इज एंडेमिक इन सम पार्ट एंड मे अकर इन आउटब्रेक। देखो कॉलरा, एक्चुअली कॉलरा सबसे ज्यादा एक्यूट डायरिया कॉज करने का एजेंट माना जाता है, बट ये जो होता है वो यूजुअली एंडेमिक होता है, यानी किसी क्षेत्र में होगा। और आउटब्रेक्स जैसे आपका अभी कोरोना आउटब्रेक्स आप देख रहे हो वैसे आउटब्रेक्स में होता है। ठीक है। और 5 to 10% ऑफ केसेस के अंदर ये जो है डायरियल जो डिहाइड्रेशन के केसेस होते हैं, डेथ के केसेस होते हैं, वो 5 to 10% जो है वो कॉलरा रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलरा लाइज इन द रैपिडिटी विद विच सीवियर डिहाइड्रेशन मे सेट्स विद इन द आवर्स। उन्होंने कहा भाई सबसे ज्यादा कॉलरा के साथ क्या प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन कर देता है, बहुत सीवियर लॉस ऑफ फ्लूइड होता है और घंटों में ये जो है डिहाइड्रेट कर देता है ना। ई कोलाई दो प्रकार से ये कर सकता है, इंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई और इंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई। ये लोग जो है दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं करने के लिए। वैसे तो ई कोलाई हमारे पेट के अंदर भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई की बात हो रही है, तो एंटीरो इन्वेजिव एंटीरो हेमोरेजिक ई कोलाई जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शिगेला एंड साल्मोनेला स्पीशीज आर आइसोलेटेड इन 3 to 7% ऑफ डायरिया। तो आपने देखा बैक्टीरियल डायरिया के अंदर शिगेला और साल्मोनेला भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शिगेला अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ केसेस विद डिसेंट्री। तो डिसेंट्री एक्यूट ब्लडी डायरिया आपने देखा, तो उसके में शिगेला जो है वो करीब जो है वो ब्लडी डायरिया या फिर आप देखा जाए डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर कंपाइलोबैक्टर जेजनी, यर्सेनिया एंटेरोकोलाइटिस, एरोमोनास हाइड्रोफिलिया, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं 5% ऑफ डिसेंट्री के केसेस में। फिर जियार्डिया लैम्ब्लिया रेयरली कॉजेज एक्यूट डायरिया और इंटेस्टाइनल हेलमेंट्स रेयरली कॉज एक्यूट डायरिया। जियार्डिया, तो जियार्डिया भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो हेलमिन्ट्स हमारे यानी वर्म्स जो रहते हैं वो भी जो है एक्यूट डायरिया कॉज करने में समर्थ नहीं होते, बट दे रेगुलरली कॉज व्हाट, क्रॉनिक डायरिया। ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग अटैक। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी वेट इज प्रेजेंट इन 2 कंपार्टमेंट्स। तो यही पार्ट जो है वो डायरिया का मेन पार्ट है, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होता है फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर। सर स्लाइड बहुत ब्लर दिख रहा है। ओके, स्लाइड ब्लर दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, एक मिनट।
लेट मी गो बैक, यहाँ से एक्चुअली समझना भी बहुत जरूरी है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि 60% जो बॉडी फ्लूइड हमारा होता है, बॉडी जो वेट होता है वो फ्लूइड्स के ऊपर, इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड्स है उन पे डिपेंड करता है। वो फ्लूइड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। वो फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है वो रहता है हमारा जो सर्कुलेटिंग ब्लड है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है और सिक्रीशंस है, इन सब में रहता है। इंट्रा सेलुलर कहाँ रहता है? सेल्स के अंदर रहता है, ठीक है। Diarrheal losses come from the extracellular fluid, and the replacement of fluid should be similar to the composition rich in sodium with lower potassium, क्योंकि यही कंटेंट किसका है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ रहता है? ब्लड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड और सिक्रेशंस में, ठीक है। सर फिर से बहुत ज्यादा ब्लड दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी आ रहा होगा, आगे दिखाई पड़ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। तो बात यही हो रही थी कि जो है जो हमारा शरीर है, हमें जो बॉडी वेट है उसमें ज्यादातर परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या क्या होते हैं? ब्लड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स और सिक्रेशंस, ठीक है। अब बात आती है कि वो कैसा होता है? रिच इन सोडियम, लोअर पोटेशियम में होता है। तो अगर जो हमें जो डायरियल लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, अगर उसे रिप्लेस करना है तो फिर हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए? वो सोडियम रिच होना चाहिए और लो पोटेशियम होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। किडनी रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बाय फिल्टरिंग, कंसंट्रेटिंग, डाइल्यूटिंग, रीअब्सॉर्बिंग फ्लूइड्स एंड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो होता है किडनी रेगुलेट करती है, और ये इसको किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करती है बाय डाइल्यूटिंग, कंसंट्रेटिंग। जैसे यूरिन का आप सब लोग जानते हैं कैसे बनता है यूरिन, तो दैट इज द सिमिलर थिंग, ठीक है। Functional ability of the kidney of a very young infant is not fully developed as compared to the older children. बड़े बच्चों में किडनी के फंक्शंस डेवलप हो चुके थे, बट छोटे बच्चों में ये नहीं होता है, इसलिए डर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है डायरिया से। Large amount of water and water soluble nutritive substances such as electrolyte, metabolite and vitamin are lost from the body during the diarrheal episodes. उन्होंने क्या बताया कि large amount of water, water soluble nutrients, आप जानते हैं विटामिन कुछ कुछ water solubles भी होते हैं, electrolytes, metabolites and vitamin, ये सब लॉस हो सकते हैं बॉडी ऐसे during diarrheal episodes. Loss of water from the body causes reduction और श्रिंकेज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज रिडक्शन, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो फ्लूइड वो कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज केसेस कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द प्लाज्मा ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट रिमेन्स नियरली नॉर्मल। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर 50% ऑफ द केसेस के अंदर सोडियम की वैल्यू वो लगभग सेम रहती है, भले ही वो डायरिया का एपिसोड हो गया हो। बट 40 to 45% केसेस, जो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, उसके अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक है। और सोडियम जो है वो ऑस्मोटिक जो वैल्यू होती है उसको डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है, मेजर ऑस्मोटिक डिटरमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये बात आपको दोनों समझ में आई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों में 50% ऑफ लोगों में सोडियम में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50% ऑफ तो लोग जिनमें फर्क पड़ता हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपोनेट्रीमिया। Therefore, if osmolality of the ECF falls, it will cause movement of water from extracellular
टू द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। आप जानते हैं कि जो ब्लड, जो फ्लूइड ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है वो लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूव करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो हमारा दो फ्लूइड्स हो गए, पहला फ्लूइड हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर में हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि डायरिया हो रहा है। वहां जब सोडियम कम होने लगेगा, तो सोडियम जब कम होगा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज्यादा होगा, तो वो जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो इंट्रासेलुलर सेल्स की तरफ या फ्लूइड कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब अभी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो ही रहा है और कम हो जाएगा अगर इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं तो। ठीक है, समझ गए बात को कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किसका सोडियम का लॉस हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर जो सोडियम जो वाटर है वो फिर जाने लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो हमारा ECF में सोडियम अगर कम हुआ तो वो सोडियम जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। इस वजह से ये और ज्यादा लॉस हो जाता है हमारा क्या, जो हमारा फ्लूइड है। ठीक है, और ज्यादा डिहाइड्रेशन होने लगता है। This causes further shrinkage of the already reduced extracellular compartment volume। फिर ये बोल रहा है skin turgor और elasticity is normally maintained by presence of water and fat in the tissues। ठीक है, ये बता रहा है कि स्किन टर्गर जो है वो इनकी वजह से बनता है हमारा। श्रिंकेज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर वाटर इन बोथ हाइपो एंड आइसोनाइट्रेमिक टाइप्स ऑफ द डिहाइड्रेशन इम्पेयर्स स्किन इलास्टिसिटी। तो उन्होंने कहा भाई चाहे हाइपोनेट्रीमिया हो चाहे आइसोनेट्रीमिया में हो, बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसलिए स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होने लगती है। द स्किन अपीयर्स टू बी रिंकल्ड लाइक दैट ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, जैसे बुढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन के जैसा हो जाता है। लेकिन उनकी स्किन क्यों रिंकल हो रही थी? क्योंकि लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू होने लगता है। इन्होंने बताया फैट के कारण भी वो जो है इलास्टिसिटी बनती है। और यही चीज कहाँ मिलती है हमको? जैसे जो स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है वो माल न्यूट्रिशन में भी मिलती है, क्योंकि वहां भी क्या हो रहा होता है, वहां भी वाटर लॉस कुछ तो हो रहा होता है, साथ में सबक्यूटेनियस जो फैट है उसका भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है। On pinching, it takes few seconds for the skin fold to return to the normal। ये बोल रहा है कि भाई आपने अगर पिंच किया तो थोड़ा सेकंड लगता है, और इसी से हम डिहाइड्रेशन जज करते हैं। In about 5% of the diarrheal cases, especially if the child have given foods with more salts, serum sodium level may be elevated to more than 150 milliequivalent। ठीक है, एक्चुअली क्या हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर फ्लूइड लॉस हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि सोडियम कम हो गया होगा। जैसे इन्होंने हाइपोनेट्रीमिया की बात करी, तो क्या हो जाता है, ये डॉक्टर के कारण किया हुआ डायरिया हो रहा है। क्या हो जाता है कि डॉक्टर बार बार उसको नॉर्मल सलाइन या इस तरह की चीजें चला जाता है, जिसके कारण उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, और वो 150 मिली इक्विवेलेंट के मतलब ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से जो फ्लूइड है अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किधर बढ़ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो पानी जो है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया तो क्या होगा आप देखिए, in these patients the osmotic pressure of the ECF is relatively higher, therefore the water comes from inside the cells to the extracellular fluid and therefore partially mask the loss of skin turgor। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा था कि पानी की कमी की वजह से स्किन टर्गर कम हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब स्किन टर्गर थोड़ा सा मास्क हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बढ़ गया, जिसने खींच लिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड का थोड़ा बहुत पानी बाहर खींच लिया। यानी कि वो जो वाटर उसके अंदर था वो तो उतना ही रहा, लेकिन उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी थी वो थोड़ा सा कम हो गई, जो बेटर हो गई। बेटर होने से उसने डिहाइड्रेशन को मास्क कर दिया,
जब मास्क कर दिया तो फिर कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि उसका जो डिहाइड्रेशन है वो करेक्ट हो गया, और करेक्ट होने के कारण क्या होता है, फर्दर वो डिहाइड्रेशन उसके अंदर हो सकता है या फिर उसका हम हो सकता है इलाज प्रॉपर ना कर पाए। ठीक है, अब बोलता है द स्किन में अपीयर सैगी, डोई एंड लेदरी। तो उस वजह से स्किन कैसी दिखने लगती है, सैगी, डोई यानी जैसे हमारा आटा होता है वैसी, या फिर भीगा हुआ जो लेदर होता है वैसा। द फिजिशियन लाइकली underestimate a severe case of hypernatremic dehydration erroneously as a mild dehydration unless he takes into the account into the account, है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फिजिशियन है उसको लगने लगता है कि अरे ये तो माइल्ड केस है, जबकि एक्चुअली वो सीवियर केस होता है हाइपरनेट्रीमिया का। ठीक है, और वो उसका प्रॉपरली इलाज नहीं करता, वो बच्चा फिर आगे उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अदर मोर इम्पोर्टेंट सिक्वल ऑफ डिहाइड्रेशन इज कौन कौन से होते हैं, सर्कुलेटरी या रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो ब्लड वॉल्यूम के कम हो जाने की वजह से होता है। आप सब लोग जानते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक भी होता है, और ARF भी हो सकता है, एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ वीक थ्रेडी पल्स एंड फॉल इन द ब्लड प्रेशर। ठीक, अपीयर एक्सट्रीमिटीज अपीयर कोल्ड, ठंडी सी हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रीनल ग्लोमेरुलाई एंड फिल्टरेशन ऑफ द यूरिन इज रिड्यूस। इसलिए यूरिन भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कम उसको पानी मिल रहा होता है। दिस इज omnious because poorly functioning kidneys cannot regulate the metabolic derangement. Urinary flow is a good indicator of severity of illness. In severe cases renal failure may eventually set in. तो इन्होंने बताया कि सीवियर केसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा आपका फ्लूइड लॉस हुआ होता है, वहाँ किडनीज को बहुत अच्छा पानी नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो रीनल फेल्योर में भी जा सकते हैं। ठीक है, डायरिया स्टूल contain large amount of potassium, therefore the serum potassium level variably falls if the diarrhea persists for more than few days. इन्होंने कहा भाई ज्यादा दिन अगर डायरिया रहा तो पोटेशियम लेवल भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, एक तो बच्चे को सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा जैसा आपने यहाँ पे देखा। दूसरा क्या हो जाएगा, उसको 2-3 चीजें और हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, हाइपोटोनिया ऑफ द मसल्स हो सकता है। ये किसकी वजह से है, सब हाइपोकैलिमिया की वजह से, यानी पोटेशियम कम होने की वजह से। ठीक है, अब ECG आपको दिखा सकता है ST डिप्रेशन और फ्लैट T वेव्स, ये हाइपोकैलिमिया की वजह से हो रहा है, यानी पोटेशियम कम होने की वजह से हो रहा है। सिंस द इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर अल्कलाइन, a considerable carbonate is lost and the diarrheal stools and acidemia usually accompanies the diarrheal dehydration. देखिए इन्होंने ये भी बताया कि भाई कार्बोनेट भी लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहां पर एसिड बनने लगता है, यानी H2CO3 बनता है, H2O plus CO2 H2CO3 बनने लगता है और एसिडीमिया कॉज होने लगता है। कहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर। पेशेंट विथ सच केसेस रिमेन एसिम्प्टोमेटिक टिल द बेस एक्सेस फॉल इनटू 12 millimole per level. As the base excess falls below the level, the breathing becomes deep and rapid. ये किसकी, पोटेशियम की बात हो रही। जहाँ बेस एक्सेस और कम हो जाएगा उसकी ब्रीदिंग जो है डीप और रैपिड हो जाएगी। ठीक है, बट अब ये आपका टाइम कम हो रहा है इसका, तो एक बार फिर थोड़ा सा इसको बंद करके हम लोग दूसरे को ज्वाइन कर ले। 5-7 स्लाइडें और हैं, तो उसको फिर हम उसमें कवर करते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, यस हाँ यस सर। हाँ 5-7 स्लाइडें और हैं, फिर हम बंद करते हैं।